हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम हिंदी में स्वर को पढ़ा था और आज हम स्वर से आगे वाले जो चैप्टर हैं या जो टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण जो होता है वो वाक्यों से होता है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है एवं वाक्यों का निर्माण जो होता है वो सार्थक शब्दों से होता है। हमने सार्थक शब्द देखा था कि सार्थक शब्द क्या होता है कि जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। फिर हमने भाषा का व्यवस्थित क्रम देखा था कि वर्ण और ध्वनि के बाद हमने देखा था शब्द के बाद में देखा था वाक्य के बाद में पद और पद के बाद में हमने देखा था भाषा। और फिर हमने देखा था कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो होता है वर्ण तथा ध्वनि का उच्चारित रूप जो होता है वो होता है अक्षर। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है और ध्वनि का उच्चारित जो रूप होता है वो होता है अक्षर होता है। एवं वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हमने फिर उसके बाद देखा था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्णमाला। फिर वर्णमाला का हमने क्या किया था, वर्णमाला का हमने वर्गीकरण किया था कि वर्णमाला का हमने वर्गीकरण दो प्रकार से किया था। एक हमने देखा था कि उच्चारण समय सामान्य भेद और दूसरा हमने देखा था प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण समय सामान्य भेद के आधार पर उसके तीन प्रकार थे, स्वर व्यंजन और अयोगवा। और प्रयत्न के आधार पर उसके दो प्रकार थे, एक था अभ्यंतरवा और एक बाह्यंतरवा। जब हमने देखा था कि उच्चारण समय सामान्य भेद है वो उसके तीन प्रकार है और तीन प्रकार में हमने देखा था कि जो उसके तीन प्रकार है वो है स्वर है, व्यंजन है और अयोगवा है। हमने देखा था स्वर जो है स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या मूल रूप से 33 है और कुल जो व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं। उसके बाद हमने देखा था अयोगवा की संख्या 2 होती है और अयोगवा कौन कौन से होते हैं वो होते हैं अम और अहम। प्रयत्न के आधार पर उसके दो प्रकार होते हैं, अभ्यंतरवा और बाह्यवा। वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वो होते हैं मूल रूप से 44 वर्ण। फिर हमने देखा 44 वर्ण के बाद में हमने देखा था स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक। अम और अह को हमने अयोगवा में रखा था। हमने फिर उसके बाद देखा था स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि वो 5 वर्गों में बटे हुए हैं, इस कारण से उनसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। क से लेकर मंत्र जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन में हमने देखा था कि जो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या थी वो 4 थी और अंतस्थ व्यंजन य र ल व थ। उसके बाद में ऊष्म संघर्ष व्यंजन देखा। ऊष्म संघर्ष व्यंजन की जो संख्या थी वो 4 थी जिसमें श श श ह। ऊष्म संघर्ष व्यंजन के बाद में हमने देखा था संयुक्त व्यंजन की जो संख्या थी वो भी 4 थी और वो कौन कौन से थे, वो क्षत्रज्ञ स्र हमने देखा था कि जो क्षत्रज्ञ स्र है वो प्रत्येक जो व्यंजन है वो 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जैसे छ को हम देखते हैं तो छ जो होता है वो क और श और अ से मिलकर बना होता है। त्र को हम देखते हैं तो त र और अ से मिलकर बना होता है। उसके बाद में जो ज्ञ है वो ज और न्य और अ से मिलकर बना होता है ज्ञ। और स्र जो है वो श और र और अ से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन जो है वो 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं क्षत्रज्ञ स्र। जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, ड और ढ। फिर हम देखते हैं कि अयोगवा की संख्या हमने देखी थी 2 होती है, एक होते हैं अम और अ। फिर हमने वर्णमाला के उच्चारण समय सामान्य भेद देखे थे और उसके हमने 3 प्रकार देखे थे और उसको हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। जैसे कि हमने देखा था स्वर देखे थे, स्वर की संख्या 11 थी। उसके बाद में व्यंजन देखे थे 33 थे मूल रूप से। उसके बाद में देखा था अयोगवा की संख्या 2 थी। तो स्वर हमने देखा था स्वर किसे बोलते हैं। स्वर जो है जो आचार्य पतंजलि ने स्वर को बोला था कि स्वतो राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वत उच्चारित होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। अर्थात वे वर्ण क्या कहलाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण स्वतंत्र होते हैं अर्थात बिना किसी की सहायता से बोले हुआ लिखे जाते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं। और जिनको बोलने में केवल काकाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है और शेष वायु जो होती है वो निर्वात गति से बाहर निकल जाती है।
तो हमने ये देख लिया था कि स्वर होते हैं। फिर स्वर को हमने देखा था कि स्वर जो है, स्वरों की संख्या किस प्रकार से है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों की संख्या देखी थी 10 होती है और उसमें ऋषि नहीं होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि स्वरों की संख्या जो है, सेकंड नंबर में हमने देखा था कि हिंदी में स्वर, वर्णमाला में स्वर और देवनागरी में स्वर। हिंदी में स्वर, वर्णमाला में स्वर और देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो 11 होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि लेखन के आधार पर जो कुल स्वर है, लेखन के आधार पर कुल स्वर, उनकी कुल संख्या कितनी है, वो है 13। फिर हमने देखा संस्कृत में स्वर, संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। उसमें क्या कि जो 11 स्वर तो वो थे और ऋषि और री जो होता है वो अलग से ऐड हो जाता है। फिर हमने उसके बाद में स्वरों का वर्गीकरण किया था। स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने 5 प्रकार से। सबसे पहले क्या था, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर या इसे उत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, फिर देखा था मुख द्वारा खुलने के आधार पर, और उसके बाद में देखा था ओष्ठ आकृति के आधार पर और एक आगत स्वर। हमने देखा सबसे पहले कि मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से स्वर होते हैं। तो इस आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 भाग में बांटे गए थे। वो थे लघु स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद में संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन पंडित कामता प्रसाद जो गुरु है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वर को 2 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से? वो 2 भाग थे, मूल स्वर और एक संधि स्वर। अब हमने लघु स्वर पढ़ लिया था, उसके बाद में गुरु और दीर्घ स्वर पढ़ लिया था, संयुक्त स्वर पढ़ लिया था और प्लुत स्वर भी पढ़ लिया था। उसी में हमने क्या करा था कि संधि स्वर को भी पढ़ लिया था। तो जो संधि स्वर, उनके हमने 2 भाग देख लिए थे, एक सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर की संख्या 3 थी, विजातीय स्वर की संख्या कितनी थी, वो थी 4। हमने इनको सभी को अलग अलग पढ़ लिया था और इनकी जो डेफिनेशंस थी वो भी हमने कवर कर ली थी। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा प्रकार आता है कि जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या या जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हम जो अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर। तो जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र, जो इनके प्रकार कितने हैं, ये है 3। किसके आधार पर? वो जीभ के आधार पर। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जो प्रकार है वो है अग्र, दूसरा जो है वो है मध्य और तीसरा जो है वो है पश्चिम। हमने क्या देखा कि जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्चिम। अग्र, मध्य, पश्चिम। अब अग्र में देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो अग्र जो होते हैं वो होते हैं ई, ए, आई और ऋषि। तो हमने देखा कि जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। अग्र स्वर हमने देखा ई, ए, ऐ और ऋषि। उसके बाद जो जीभ के आधार पर जो मध्य स्वर होता है, जीभ के आधार पर क्वेश्चन आएगा कि जीभ के आधार पर मध्य स्वर कौन सा होता है। तो जीभ के आधार पर मध्य जो स्वर होता है वो होता है अ। कौन सा होता है? तो अ होता है। जीभ के आधार पर मध्य स्वर जो होता है वो होता है अ होता है। उसके बाद में जो पश्च स्वर है वो कौन कौन से? बाकी जो स्वर होंगे वो पश्च स्वर हो जाएंगे। तो एक कौन सा हो जाएगा, यहां से अ चला गया, बच गया आ। उसके बाद में कौन सा? एक उ, फिर बड़ा उ, ऋषि चला गया, ई चला गया, ए, आई चला गया। तो और कौन सा बचा? एक बचा ओ और एक बचा औ। तो अग्र स्वर में कितने हैं? 4 है, ई, ए, ऐ और ऋषि। उसके बाद मध्य स्वर में कितने हैं? 1 है, वो कौन सा है? अ है। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ, ये है पश्च स्वर में। और पश्च स्वर में एक और इस पे ऐड होता है, एक होता है आ। इस पे चंद्र बिंदु लगा होता है या फिर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसका अधिकतर प्रयोग हम देखते हैं जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने भी देखा कि जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। ई, ए, ऐ, ऋषि। और मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ और आ। आ का प्रयोग जो होता है वो
इसको बोलते हैं आ और ओ के बीच में जो होता है ये अ होता है, और इसका प्रयोग हमेशा कॉलेज, डॉक्टर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका जो प्रकार देखते हैं, अगला वाला जो प्रकार है वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने जीभ के आधार पर देखा, अब देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब कौन सा है, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो जैसे कि जीभ के आधार पर जब हम जैसे कि अ बोलेंगे तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, वो है जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग। अब जीभ के आधार पर जैसे कि हम बोलते हैं कि अग्रभाग, तो ये पहला वाला अग्रभाग, तो इसमें जो रहेंगे वो कौन कौन से स्वर आएंगे, वो आएंगे ई, ए, ऐ और ऋषि। अब हम देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर। दूसरा प्रकार हमारा क्या है, ओष्ठ ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर ये जो है ओष्ठ आकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन से होते हैं, तो ये दो प्रकार निम्न है। एक तो होता है कौन सा, वर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर, या इसको बोलते हैं वृत्ताकार, इसे वृत्ताकार भी बोला जाता है। वर्तुल स्वर हो गया, या इसे भी बोलते हैं वृत्ताकार। और एक जो होता है अवर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर। तो हमने पहला देखा वर्तुल स्वर, वृत्ताकार, अवर्तुल स्वर, इनको बोलते हैं अवृत्ताकार। मतलब ऐसे स्वर, या इनको गोलाकार भी बोलते हैं। ये जो स्वर है वर्तुल स्वर को, इनको गोलाकार भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, गोलाकार, गोलाकार भी बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब ऐसे स्वर जब हम बोलते हैं तो जो हमारे ओष्ठ होते हैं वो वृत्त आकार में हो जाते हैं। जो जब हम ये स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, वो वृत्ताकार रूप धारण कर लेते हैं। तो इस कारण से इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्तुल स्वर, या वृत्ताकार स्वर, या गोलाकार स्वर भी बोला जाता है। दूसरा कि अवर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने पर या जिनका उच्चारण करने पर हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो वृत्ताकार नहीं होते, वो क्या होते हैं, अवर्तुल स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वृत्ताकार स्वर है इनकी संख्या जो है, वृत्ताकार स्वर है इनकी संख्या कितनी, 5 है। वृत्ताकार स्वरों की संख्या जो है वो है 5। इसमें कौन कौन से, इसमें फर्स्ट जो है उ, फिर आता है बड़ा उ और ओ और एक औ। उ, बड़ा उ, ओ, औ, और एक जो है जैसे कि ये आ, इसका हमेशा क्या प्रयोग होता है, इसका हमेशा कॉलेज, डॉक्टर आदि में इसका प्रयोग होता है। तो ये जो है ये है वर्तुल स्वर। उसके बाद में अवर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर कौन से, इनकी जो संख्या होती है वो होते हैं 6। इनकी संख्या कितनी होती है, 6। इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। कौन कौन से, जो फर्स्ट है वो है अ, आ, ई, बड़ी, ऋषि, और एक जो है वो है आ, ई, और ऋषि नहीं आएगा, इसमें ए आई आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए आई। तो ये जो स्वर है ये कितने हो गए, ये 6 हो गए। और ये है कौन से, अवर्तुल स्वर। हमने देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर की संख्या, या ओष्ठ आकृति के प्रकार जो होते हैं इनके 2 प्रकार होते हैं, एक वर्तुल स्वर, एक अवर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं या गोलाकार हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वर्तुल स्वर। अवर्तुल स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जो हमारे ओष्ठ हैं वो वृत्ताकार अवस्था में नहीं आते हैं, तो उसे बोलते हैं अवर्तुल स्वर। इनकी संख्या 6 होती है, इनकी संख्या 5 होती है। गोलाकार इनकी संख्या जो कौन कौन से स्वर है वो है उ, ओ, औ और आ। समझ में, अ, आ, ई, ए, ऐ, ये कौन से हैं, ये है अवर्तुल स्वर। अब इसके बाद में आप इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे कि जो सभी के सभी स्वर होते हैं, सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी के सभी स्वर
क्या होते हैं, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो होते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण होते हैं। सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। दूसरा जो है इसमें सभी के सभी स्वर होते हैं, जो सभी के सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, वो होते हैं निरुनासिक। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, निरुनासिक। जब इन पर क्या कर दिया जाता है, चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जब इन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये अनुनासिक हो जाते हैं या अनुनासिक बन जाते हैं। अनुनासिक जब इन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये अनुनासिक बन जाते हैं। और सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो होते हैं सघोष। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो होते हैं सघोष। तो हमने देखा कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी के सभी स्वर निरुनासिक होते हैं। जब इन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये अनुनासिक बन जाते हैं। और जो सभी स्वर होते हैं क्या होते हैं, वो सघोष होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम कि स्वरों का उच्चारण स्थान। यहां पे क्या लिख रहे हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है स्वरों का उच्चारण स्थान। मतलब ये है कि कौन कौन से जो स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है। जैसे कि हम बोलते हैं अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से, ए और ऐ का कहाँ से, ई का कहाँ से, ऋषि का कहाँ से, दंत से कौन सा है, ओष्ठ से कौन सा है, कंठोष्ठ से कौन सा है। इस प्रकार से इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग होता है। तो हम देख क्या रहे, स्वरों का उच्चारण स्थान। हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का क्या उच्चारण स्थान। तो हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये है, हम देखते हैं कि जो यहाँ पर क्या है, ये है जो है, ये है कंठ। यहाँ पर क्या है, ये है कंठ, ये है कंठ। यहाँ पर क्या है, कंठ। उसके बाद ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग ये यहाँ पर हम मान लेते हैं तालु। ये क्या है, तालु। तालु से थोड़ा सा ऊपर की साइड आ जाए तो ऊपर की साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मूर्धा। तो ये जो है ये क्या है, मूर्धा है। ये क्या है, मूर्धा। तो तालु से थोड़ा ऊपर की साइड जो है वो मूर्धा, वो हो गया मूर्धा। और उसके बाद हम देखते हैं तो जो दंत है, तो ये जो यहां पर है, ये जो दंत है, ये क्या है, ये है दंत। उसके बाद में दंत से जस्ट नीचे हम देखते हैं तो ये मान लेते हैं ओष्ठ।
ओस्ट, उसके बाद में नीचे क्या आ गया, ओस्ट आ गया, ओस्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि कंठ, कंठ से जो उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से, तो कंठ से उच्चारित होते हैं वो होते हैं एक तो अ और एक आ। अ और आ जो है कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। उसके बाद में हम देखते हैं तालु से, तो तालु से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, तालु से होते हैं ई और एक बड़ी, ये होते हैं तालु से। तालु से कौन सा, एक तो ई और एक बड़ी। फिर आता है मूर्धा, तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है, वो है ऋषि। मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर जो है वो है ऋषि। अब बात दंत की है, तो दंत से जो स्वर है, दंत से कोई सा भी स्वर उच्चारित नहीं होता है। उसके बाद में ओष्ठ से, तो ओष्ठ से जो स्वर उच्चारित होते हैं वो होते हैं उ उ। ओष्ठ से स्वर उच्चारित होने वाले कौन कौन से, वो है उ और बड़ा उ। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से, उ उ। अब हम देखते हैं कि कंठ और तालु से मिलेंगे, तो कंठ और तालु, मतलब कंठ और तालु से मिलकर क्या बनेगा, कंठ तालव्य या कंठ तालु, कंठ तालु। तो कंठ और तालु से मिलकर जो बनेगा वो बनेगा कंठ तालु या कंठ तालव्य बोलते हैं उसको। तो या तो इसको कंठ तालु या कंठ तालव्य बोल सकते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ और तालु, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से जो उच्चारित होंगे वो होंगे ए और ऐ। कंठ तालव्य से कौन कौन से होंगे, ए ऐ, ए और ऐ। उसके बाद में ओष्ठ और कंठ, तो जो इधर से ओष्ठ और इधर से कंठ, तो यहां पर क्या मिल गया, यहां पर मिल गया कंठोष्ठ, यहां पर क्या मिलेगा, कंठोष्ठ। यहां पर मिला कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं, तो कंठोष्ठ से जो उच्चारित होते हैं वो होते हैं ओ और औ। तो इससे उच्चारित होने वाले स्वर कौन से, वो है ओ और औ, ओ और औ। तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से स्वर कौन कहां से उच्चारित होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि स्वरों का उच्चारण स्थान, कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहां से। हम सबसे पहले देखा कि कंठ देखा, तो कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। उसके बाद हमने देखा तालु से, तालु के बाद हमने देखा मूर्धा, मूर्धा से थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दंत, दंत से थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पर जो है वो क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं। उसके बाद में हमने इधर कंठ और तालु को मिलाया तो कंठ तालु भी बन गया, इधर कंठ और ओष्ठ को बनाया, कंठ ओष्ठ बन गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। तो कंठ से स्वर उच्चारित होने वाले कौन कौन से, वो है अ और आ, ये जो है ये कंठ से उच्चारित होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आता है क्या है, तालु, तालु आता है। तो तालु से जो उच्चारित होते हैं वो होते हैं ई और बड़ी, ई और बड़ी। उसके बाद में तालु के ऊपर कौन सा होता है, तालु के ऊपर होता है मूर्धा। तो मूर्धा से जो उच्चारण होता है वो एकमात्र स्वर कौन सा है, वो है अभी ऋषि। उसके बाद में हम जाते हैं दंत पर, तो दंत से स्वर कोई सा भी उच्चारित नहीं होता है। उसके नीचे आते हैं तो क्या आता है, ओष्ठ। जब ओष्ठ से देखते हैं तो ओष्ठ से दो स्वर उच्चारित होते हैं, उ और उ, उ और उ, मतलब एक छोटा उ एक बड़ा उ। उसके बाद में हमने देखा कंठ और तालु को मिला के कंठ तालव्य बनाया। तो कंठ तालव्य से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं, कंठ तालव्य से ए और ऐ, कंठ तालव्य से कौन कौन से, ए और ऐ। उसके बाद में हमने देखा कि कंठ और ओष्ठ से मिलकर क्या बना, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ से उच्चारण कौन कौन से, ओ और औ। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। अब आगे हम देखते हैं व्यंजन। यहाँ पर जो है स्वर पूरे खत्म होते हैं, मतलब जो स्वर वाला टॉपिक है वो पूरा पूरा यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद में हम देखते क्या है, व्यंजन देखते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है व्यंजन। तो यहाँ पर जो स्वर है, स्वर के सारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं व्यंजन। अब हम देखेंगे व्यंजन और व्यंजन की परिभाषाएं। हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, संगत व्यंजन कौन से होते हैं, उष्ण संगत से कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं व्यंजन।
अब व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, तो व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, हमने स्वर की परिभाषा देखी थी। तो स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले हुए लिखे जाते हैं। स्वर जो होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले हुए लिखे जाते हैं। अब व्यंजन, वे वर्ण, व्यंजन जो है वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं उसे बोलते हैं व्यंजन। जब इन्हें शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखना होता है, जब इन्हें शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखना होता है तो हम व्यंजन में हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम इनको शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखते हैं तो इनमें हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो जो व्यंजन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शुद्ध व्यंजन। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसके बाद में क्या हमने देख लिया कि व्यंजन किसे बोलते हैं। तो व्यंजन हमने देखा कि जो स्वरों की सहायता से लिखे वो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन। और अगर हमें शुद्ध व्यंजन लिखना है तो हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, इसके बाद में हम स्वर पढ़ लिया, उसके बाद व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन में हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। व्यंजन का वर्गीकरण, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन का वर्गीकरण। अब व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 4 या 3 प्रकार से माना जाता है। कई कई बुक में 4 भी रहते हैं, कई कई बुक में 3 भी होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 4। इनके कितने हैं, कितने रूपों में वर्गीकरण गया, 4। अब वो 4 कौन कौन से, और इसके बाद में हम देखेंगे कि और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजन में फर्स्ट नंबर पर कौन सा है। फर्स्ट नंबर पर जो है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले हमने क्या देखा, स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा जो आता है वो आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर तीसरे नंबर पर हमने देखा उष्ण 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 संघर्षी व्यंजन। उष्ण संघर्षी व्यंजन हमने क्या देखा, उसके बाद में देखा उष्ण संघर्षी व्यंजन। उसके बाद में उष्ण संघर्ष व्यंजन के बाद में कौन सा आते हैं, उसके बाद में जो आते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हमने देख लिया कि व्यंजन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण संघर्ष व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण संघर्ष व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है, संख्या कितनी है, वो है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्ण संघर्ष व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले क्या, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जो जिह्वा के उच्चारण मात्र से जिह्वा के स्पर्श मात्र से उच्चारित होते हैं। तो वे व्यंजन जो जिह्वा के स्पर्श मात्र से उच्चारित होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो जिह्वा के स्पर्श मात्र से उच्चारित होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। और स्पर्श व्यंजन
की संख्या 25 है और जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 वर्गों में बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है और इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक है, क से लेकर म तक है। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? तो वर्गीय व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? वे व्यंजन जो जिह्वा के स्पर्श मात्र से उच्चारित होते हैं, जिह्वा के स्पर्श मात्र से उच्चारित होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। ये क से लेकर म तक है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इस कारण से इन्हें बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। किनको? स्पर्श व्यंजन को। अब ये क से लेकर म तक कौन कौन से व्यंजन है हम आगे देखेंगे। क से लेकर म तक तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, उष्ण संघर्ष व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजनों को वर्गीकरण होता है 4 प्रकार से। उसके बाद में हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की हमने परिभाषा देखी। अब परिभाषा के बाद में जो है कौन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी देखी? 25। इनकी जो संख्या है वो है 25। प्रकार कितने देखे? इनकी जो संख्या कितनी है? 25 और इनकी संख्या 25 और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन। तो क, ख, ग, घ और अण्य। क, ख, ग, घ, अण्य। क, ख और अण्य। फिर आता है च, छ, छ, ज, झ, अण्य। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ। इसके बाद में क्या है? ड और ढ। फिर आएगा ड, फिर आएगा ढ और ण्य। क, ख, ग, घ, ण्य, च, छ, ज, झ, ण्य, ट, ठ, ड, ढ, ण्य। उसके बाद में आएगा त, थ, द, ध, न। उसके बाद में प, फ, ब, भ और म। तो स्पर्श व्यंजन कौन से? स्पर्श व्यंजन जो है वो क से लेकर म तक, इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन बोला जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन बोला जाता है क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क से लेकर म तक। तो ये कौन कौन से? ये है स्पर्श व्यंजन। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन, जो च व्यंजन है, च वाले, ये जो व्यंजन है च से लेकर न्य, इनको जो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि च, छ, ज, झ, ण्य इन व्यंजनों को उच्चारित करने पर जो जिह्वा होती है वो स्पर्श तो करती है, साथ में क्या करती है? संघर्ष करती है। मतलब संघर्ष के साथ में उच्चारित होते हैं। जिह्वा स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ में उच्चारित होते हैं। इस कारण से इसे बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
उसके बाद में जो है प फ, कौन कौन से, प फ ब भ म, इन्हें बोला जाता है द्विओष्ठ्यी व्यंजन। द्विओष्ठ्यी व्यंजन, द्विओष्ठ्यी व्यंजन, द्विओष्ठ्यी व्यंजन, या इन्हें बोला जाता है निरूनासिक, या इन्हें बोला जाता है निरूनासिक, निरूनासिक। तो हमने देखा कि प फ ब भ म, इनको बोलते हैं द्विओष्ठ्यी व्यंजन और इन्हें निरूनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। और ये जो है ण ण्य न न म, ये जो है इन्हें बोला जाता है पंचमाक्षर। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर, इन्हें क्या बोला जाता है पंचमाक्षर। और ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। जो ये पंचमाक्षर है ये शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन कहां तक ये होते हैं न्यू। ये तीन जो वर्ड है, ये तीन जो वर्ड हैं, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते, शब्द के प्रारंभ में नहीं होते। इनसे कभी भी शब्द जो है वो प्रारंभ नहीं होता है। इन पांचों को क्या बोलते हैं पंचमाक्षर। और जो न्य न्य न, ये जो है ये है शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं लिखे जाते हैं या प्रारंभ में नहीं आते हैं। उसके बाद में इन्हें, ये जो पंचमाक्षर है, इन्हें पंचमाक्षर को क्या बोलते हैं अनुनासिक, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। और इन्हें बोला जाता है नासिक्य वर्ण, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक या नासिक्य पंचमाक्षर, या इन्हें बोलते हैं नासिक्य। क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो आधा इनका उच्चारण नाक के द्वारा भी होता है, इस कारण से इन्हें नासिक्य भी बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, स्पर्श व्यंजन देखा, स्पर्श व्यंजन देखा, हमने देखा कि जो स्पर्श व्यंजन, क्या देखा कि जो स्पर्श व्यंजन, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये क से प्रारंभ होकर म तक होते हैं। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ञ त थ द ध न प फ ब भ म। अब उसके बाद हमने देखा कि जो च छ ज झ ञ, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। किनको, च छ ज झ ञ, क्योंकि जो जीभ होती हैं वो संघर्ष के साथ इनको बोलते हैं, तो संघर्ष करती हुई उठती हैं या स्पर्श करती हैं, संघर्ष करती हुई स्पर्श करती हैं, इस कारण से इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प फ ब भ और म, इन्हें द्विओष्ठ्यी व्यंजन बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं द्विओष्ठ्यी व्यंजन। जब इनको बोला जाता है तो इनका उच्चारण दो नो जो ओष्ठ हैं उनसे होता है, इस कारण से इन्हें द्विओष्ठ्यी व्यंजन बोला जाता है। और इन्हें निरूनासिक भी कहा जाता है, निरूनासिक भी कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो पंचमाक्षर है, ये लास्ट के जो अक्षर हैं पांचों, ये लास्ट के पांचों अक्षरों को बोलते हैं पंचमाक्षर। इन्हें क्या बोला जाता है पंचमाक्षर, या इन्हें नासिक की वर्ण भी बोलते हैं, नासिक की व्यंजन। इन्हें नासिक की बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय नाक के द्वारा भी होता है। और इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। इन्हें क्या, अनुनासिक। तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं, न्य 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 न और म, इन्हें पंचमाक्षर बोलते हैं, इन्हें नासिक की बोलते हैं, इन्हें अनुनासिक भी बोला जाता है। अब ये जो तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते हैं, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते हैं। न्य न्य न, ये शब्द के प्रारंभ में नहीं होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन यहाँ पर समाप्त होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन।
इसके बाद में क्या लिखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन